मसूद की महासाजिश। जी हां, हिंदुस्तान को सबसे नया जख्म दिया है उस मौलाना ने जो इससे कई साल पहले हमको एक नासूर दे चुका है। पठानकोट हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई, ये सब जानते हैं, लेकिन इस हमले के पीछे एक ऐसा इंसान होगा जो वर्षों से खून खराबे की दुनिया से गायब था, इसका अंदाजा कम ही लोगों को था। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने जब हमले से ऐन पहले पाकिस्तान की कुछ फोन कॉल्स के बारे में पता लगाया तो उसके होश उड़ गए। आतंक का यह मौलाना जैसे कब्र से निकलकर जिंदा हो उठा है। उसने भारत पर इस बड़े हमले की खौफनाक बिसात बिछाई थी। आखिर कैसे मौलाना मसूद अजहर ने पठानकोट हमले की स्क्रिप्ट लिखी और क्या वाकई इस बार पाकिस्तान उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकेगा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट मसूद की महासाजिश। इस साजिश में मौलाना मसूद अजहर की सालों पुरानी आवाज भी सुनाई पड़ेगी। इनमें वो आवाजें हैं जिनमें ओसामा बिन लादेन की तारीख है, जिनमें बदला लेने की धमकियां हैं। देखिए आखिर क्यों हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है इस मौलाना से, इस आतंकवादी से। गौर से सुनिए अंगार भरे कुछ लफ्ज। जैसे मोहम्मद इंतकाम लेगी, जमीन पर भी फिजा में भी। ये आवाज है भारत के एक दुश्मन की, उसकी जिसने करवाया भारत में न्यू ईयर का पहला आतंकी हमला। यह है पठानकोट के हमले का मास्टर। ये वही इंसान है जो 17 साल पहले भारत की जेल में एड़ियां घिस रहा था, लेकिन जिसकी रिहाई के लिए मजबूर हिंदुस्तानियों से भरा एक प्लेन हाईजैक करवाया गया। भारत को मजबूर कर खुद को इसने आजाद करवाया। जसवंत सिंह 70 घंटे उस दिन जागता रहा और फिर मुझे आके कहते हैं मौलाना कहीं जाना है। मैंने कहा जरा आराम करो, वुजू भी करने दो। वुजू किया, साथियों से मुलाकातें की, खुद अपने तैयारे पे बिठा के लाए। बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं था, ताकि कदम तलाशी भी नहीं थी, इसलिए कि डरे हुए थे। यह है जैश-ए मोहम्मद का मुखिया सिरफिरा मौलाना मसूद अजहर, जिसने संसद पर हमला करवाया। वो मौलाना मसूद जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का भक्त था। उसामा का नाम लेना जुर्म नहीं है, उसामा की बात करना कोई बैनुल अक़वामी जुर्म नहीं है। उसामा हमारा भाई है, उसामा हमारा बेटा है, उसामा हमारा मुसलमान है, उसामा अरब का शहजादा है। वो मौलाना मसूद जो सालों से भारत से इंतकाम की आग में जलता रहा। जैसे मोहम्मद इंतकाम लेगी, जमीन पर भी फिजा में भी। कई सालों तक वो खामोश रहा, लेकिन फिर जैसे कब्र से निकल आया है। देखिए किस तरह वही मौलाना मसूद बिछा चुका है साजिशों की नई खौफनाक बिसात। आखिर कैसे बचा हिंदुस्तान? देखिए मसूद की महासाजिश। ये भारत का वो मोस्ट वांटेड है जिसके पिता बच्चों को उनके अच्छे भविष्य की लकीरें पढ़ाते थे, जिसके पिता पाकिस्तान में टीचर थे, लेकिन उनके बेटे ने ही अपने खून से दगा किया और भारत में आतंक के पाठ पढ़ाने लगा। और अब एक बार फिर उसने हमारे मुल्क का लहू बहाया है। ये है मौलाना मसूद अजहर। जैसे मोहम्मद इंतकाम लेगी, जमीन पर भी फिजा में भी। भारतीय खुफिया एजेंसियां पठानकोट में आतंकवादी हमले से जुड़े सुराग तलाशते तलाशते जैश-ए मोहम्मद के इस मौलाना की गहरी साजिश से दंग रह गई हैं। धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि बरसों से गुप्तवास या ज्ञातवास में खोया मौलाना मसूद अजहर अब दोबारा भारत पर वार करने लौट आया है। खुफिया एजेंसियों को मौलाना की महासाजिश की पहली भनक लगी पाकिस्तान के 2 टेलीफोन नंबरों से। ये वो नंबर थे जिन पर पठानकोट में हमले से पहले जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी लगातार बातें कर रहे थे। गौर से देखिए, आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं 2 टेलीफोन नंबर। पहला नंबर नाम फैजान कैंट, मुल्क पाकिस्तान, नंबर +92 3000 597212, कंपनी मोबिलिंक। दूसरा नंबर
नाम मौलाना, मुल्क पाकिस्तान, नंबर +92 301 777 5253, कंपनी मोबिलिंक। ये वो नंबर हैं जिन पर पठानकोट एयरबेस पर घुसने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी नए साल के पहले दिन बातें कर रहे थे। ये वो नंबर है जो पाकिस्तान में फैजान और मौलाना के नाम पर रजिस्टर हैं, लेकिन शायद जिनके असली मालिक जैश ए मोहम्मद के खूंखार चेहरे हैं। बताया जा रहा है कि पहला नंबर ही इन आतंकवादियों का उस्ताद था, यानी हैंडलर, यानी वो इंसान जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में चल रहे आतंकवादी हमले को देख रहा था, उसकी हैंडलिंग कर रहा था, इन आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था। जबकि दूसरा नंबर किसी आतंकवादी की मां का है। माना यह भी जा रहा है कि जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर ही इस हमले के पीछे था। उसने अपने मानव बम भेजे और लगातार उनके संपर्क में रहा। संपर्क में रहने के लिए पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल नहीं किए गए, बल्कि आतंकवादियों को ये निर्देश दिए गए थे कि रास्ते में जो भी हिंदुस्तानी मिले उसे मारकर उसके ही फोन से पाकिस्तान में हमसे बातें करते रहो। और यकीनन मौलाना मसूद के प्यादों ने यही किया। उन्होंने अगवा किए गए पुलिस अफसर के दोस्त के फ़ोन से पाकिस्तान में इन दोनों नंबरों पर कई बार बातचीत की, लेकिन एयरबेस पर हमले से पहले आए अलर्ट के चलते ये बातें और दोनों नंबर खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गए। इसी से पता चला कि सिर्फ जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर ही नहीं, बल्कि उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर भी लगातार आतंकवादियों से बातें करता रहा, उन्हें गाइड करता रहा, उकसाता रहा, हौसला बढ़ाता रहा। उसके अलावा दो और नाम भी बातचीत में आए हैं, अशफाक अहमद और कासिम जान। ये दोनों कौन हैं? इसके बारे में खुफिया एजेंसियों को ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या ये ISI के एजेंट हैं या कोई और तो और मारे गए मानव बमों के पास से मिली दवाएं भी मेड इन पाकिस्तान हैं। पोस्ट एंड पेन किलर, गौर से देखिए, इसकी इंजेक्शन सीरीज भी दिख रही है। तैयारी ये थी कि जख्मी होने पर भी खून खराबा फैलाते रहो, पेन किलर के इंजेक्शन लो और मोर्चे पर डटे रहो। इसके अलावा भारत ने आतंकवादियों के शवों से मिली दो और दवाओं के सबूत भी पाकिस्तान को दिए हैं। ये हैं न्यूरोबेडॉक्सिन और डिक्लोरैन। पाकिस्तान से लोग आए हैं और पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं, इस तरह का जो हमारा NIA का DG साहब ने भी बताया, और हमारा BSF का तरफ से भी जांच का रिपोर्ट आए हैं। तो ये सब चीज जो है एक पूरा हम लोग रिपोर्ट को हासिल करके फिर व्यापक रूप से सरकार की ओर से बयान दे तो ठीक है। पठानकोट में हुए हमले को अंजाम देने वाले जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को स्क्रीन पर आने का खास शौक नहीं है, इसलिए उसका वीडियो नहीं दिखता। उसे लश्कर के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद से इसी मायने में अलग माना जाता है, लेकिन वो भी भारत के खिलाफ जहर उगलता है, धमकी देता है और अपनी आवाजें पहुंचाता है। कभी वो ओसामा बिन लादेन को भाई बताता है, तो कभी बेटा, तो कभी अरब का शहजादा। गौर से सुनिए उसका एक पुराना ऑडियो। उसामा का नाम लेना जुर्म नहीं है, उसामा की बात करना कोई बैनुल-अक़वामी जुर्म नहीं है। उसामा हमारा भाई है, उसामा हमारा बेटा है, उसामा हमारा मुसलमान है, उसामा अरब का शहजादा है। ये वही मौलाना मसूद अजहर है जिसे छुड़ाने के लिए 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया गया था। हाईजैक विमान को आतंकवादी कंधार ले गए, जहां उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी। विमान में सवार सैकड़ों बेबस हिंदुस्तानियों को छुड़ाने के लिए भारत को कड़वा घूंट पीना पड़ा, झुकना पड़ा। खुद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह मौलाना मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा करके कंधार ले गए और उनके बदले विमान यात्री बचाए गए। जसवंत सिंह 70 घंटे उस दिन जागता रहा और फिर मुझे आके कहते हैं मौलाना कहीं जाना है। मैंने कहा जरा आराम करो, वुजू भी करने दो। वुजू किया, साथियों से मुलाकातें की, खुद अपने तैयारे पे बिठा के लाए। बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं था, की कदम तलाशी भी नहीं थी, इसलिए कि डरे हुए थे। ये वही मसूद अजहर है जिसने रिहाई के बाद जैश ए मोहम्मद की नींव रखी। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है कि भारत की ओर से दिए गए सबूतों पर पाकिस्तान सख्ती करेगा? क्या मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी होगी? पाकिस्तान में भी हलचल तो है। लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी शराफत का सबूत देने की कोशिश की है। तमाम आला अफसरों के साथ बैठक की और भारत की ओर से दिए गए सबूतों को लेकर चल रही जांच का मुआयना किया। बाकायदा भारत की ओर से दिए गए सबूत
पाकिस्तान के खुफिया विभाग के चीफ आफताब सुल्तान को सौंप दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदनीयत के काले इतिहास को देखते हुए इस बात के आसार कमी है कि मसूद की इस महासाजिश से पाकिस्तान खुद पर्दा उठाए और उसे हथकड़ियों में जकड़ दे। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर सिर्फ जहर उगलता नहीं है, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, ये जहर बोता भी है। खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लगी है कि पठानकोट हमले की बिसात बिछाते वक्त मसूद अजहर ने कुछ हिंदुस्तानियों का ईमान खरीदने की भी कोशिश की। मसूद की महासाजिश के कई सिरे थे। जैश के प्रमुख का असर शायद कुछ गद्दार हिंदुस्तानियों पर भी था। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि मौलाना मसूद अजहर के मानव बमों ने जिस पठानकोट एयरबेस पर हमला बोला था, उसी एयरबेस के भीतर भी शायद उनके कुछ मददगार पैदा हो चुके थे। अखबार का दावा है कि नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को एयरबेस में आतंकवादियों के घुसने के लिए उनकी मदद की गई थी। आतंकवादियों को एयरबेस की 11 फीट ऊंची दीवार लांघनी थी, लेकिन उस दीवार में फ्लड लाइट्स लगी हुई थी, यानी रात में तेज रोशनी में नहा जाने का खतरा था और उसके बाद पकड़े जाने या हमले से पहले ही मारे जाने का खतरा भी। बाकी फ्लड लाइट्स तो ठीक थी, लेकिन जिस इलाके से आतंकवादी घुसे उसी के आसपास लगी 3 फ्लड लाइट्स के साथ कुछ खेल हुआ। पता चला है कि इन तीनों फ्लड लाइट्स के मुंह घुमा दिए गए और इसी वजह से उनकी रोशनी दीवार पर नहीं पड़ी और वहां अंधेरा पसर गया। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी दीवार के बाहर लगे सफेदा के पेड़ पर चढ़े। बोझ से पेड़ झुका और वो भीतर कूद गए। अखबार का दावा है कि फ्लड लाइट जलाने का काम सेना की मिलिट्री एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक कर्मचारी करता था। ये 4th श्रेणी का कर्मचारी है और हाल ही में उसका उधमपुर एयरबेस से पठानकोट एयरबेस में तबादला हुआ था। इस कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि एयरबेस की ऊंची 4 दीवारी पर लगे वाई के आकार वाले ग्रिल और उसमें फंसे तारों से भी छेड़खानी की गई। नेशनल इशू है, कहना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगा कि इसको और मजबूत करें और क्योंकि सारी चीज़ इंक्वायरी हो रही है तो उसमें को मैं दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हमें इन 2 इंसिडेंट से सबक सीखना चाहिए और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो करना चाहिए। इस बीच शक के घेरे में आए एसपी सलविंदर सिंह को पूछताछ के लिए एनआईए की टीम दिल्ली ले आई है। एसपी ने दावा किया था कि उन्हें, उनके रसोइया और एक दोस्त को आतंकवादियों ने उसी रात उनकी गाड़ी समेत अगवा कर लिया था। हालांकि ये कहानी खुफिया एजेंसियों को हजम नहीं हो पा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।